हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे स्टडी अड्डा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 49 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए खालिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पीडोमीटर, ऑप्शन नंबर बी टैकोमीटर, ऑप्शन नंबर सी एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर डी क्रोनोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो शाफ्ट की आवर्तन गति को किसके लिए हम लोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी टैकोमीटर से क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ये एक तरह का वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों की घूर्णन गति को मापने के लिए किया जाता है। इसको ध्यान रखना है। और अगर पूछेगा स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर गाड़ियों की गति को मापता है। एनीमोमीटर पवन का जो चाल होता है उसको मापता है। क्रोनोमीटर जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का यूज़ करते हैं। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा चारों ऑप्शन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो इसको बनाना पड़ेगा। तो इसको बनाने के लिए हम एक पहले रफ पेज लेंगे। तो मेरा F बराबर कितना दिया हुआ है? 350 न्यूटन। M बराबर 500 केजी। हम लोग जानते हैं F बराबर होता है MA, और A निकालना है तो F के साथ ही भागा पड़ जाएगा। यानी 350 को 500 से भागा देंगे। 10 से 10, 5 दहाँ के 5 सते 35, यानी 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि एक्सेलरेशन है तो इसको भी ध्यान देना है। यानी किस ऑप्शन में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 0.7 मीटर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -2 रहेगा तो उसको पर बोलेंगे, पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी 0.7 मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी 0.7 मीटर पर सेकंड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए भार प्रति एकक घनफल, ऑप्शन नंबर बी प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर सी घनत्व प्रति एकक घनफल, ऑप्शन नंबर डी घनत्व प्रति एकक घनफल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दाब को हम लोग करने के लिए जानते हैं, दाब का फॉर्मूला भी कितना बार हम बता चुके हैं कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम लोग क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल, एकांक पर लगने वाले जो प्रणोद हुआ यानी कि एक तरह का बल हुआ, उसी को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पास्कल होता है। ये एक अदिश राशि होता है। और अगर एसआई देखा जाएगा, एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम से ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही या गलत है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन गैस में ध्वनि का चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होता है।
ऑप्शन नंबर ए। अब कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी, ना तो ए ना ही बी सही है। ऑप्शन नंबर सी, केवल ए सही है। ऑप्शन नंबर डी, केवल बी सही है। तो आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों क्या है? सही है। यानी ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकंड होती है और आसुत जल में 1498 मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, यदि दर्पण से परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार बताइए। ऑप्शन नंबर ए, वक्रता केंद्र और अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी, अनंत और अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी, अनंत और उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी, सी और एफ के बीच और अवतल दर्पण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि अनंत और उत्तल दर्पण इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि आभासी और अत्यधिक छोटा का बात करा। आभासी किस में बनता है? तो एक ही केस में बस अवतल दर्पण में बनता है, बाकी उत्तल दर्पण में बनता है। हाँ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलॉम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 24 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी, 216 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी, 240 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी, 2.4 वोल्ट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसको करने के लिए हम लोग पहले बनाना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। विभवांतर बराबर क्या होता है? W बटे में Q, यानी कि आवेश, यानी कि V बराबर W बटा में Q। W मेरा कितना दिया हुआ है? तो W दिया हुआ 72 और नीचे कितना दिया हुआ है? 3। Q आवेश 3 कूलॉम। 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, यानी कि 24 वोल्ट का लगाना पड़ेगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। ऑप्शन नंबर ए, उच्च तापमान। ऑप्शन नंबर बी, उच्च दाब। ऑप्शन नंबर सी, कम दाब। ऑप्शन नंबर डी, कम तापमान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? तो उच्च तापमान इसका एक कारण है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। हम लोग जानते हैं सूर्य एक क्या है? तारा है और ये नाभिकीय संलयन द्वारा क्या हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित करते रहता है। अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा भी क्या होती रहती है? उत्सर्जित होते रहती है। इसका जो तापमान होता है सबसे ज़्यादा केंद्र में होता है, इसको भी ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? ऑप्शन नंबर ए, सितारों पर। ऑप्शन नंबर बी, ज्वालामुखी पर। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश की गति पर। ऑप्शन नंबर डी, वनस्पति जीवन पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर सीमा। तो ये ऑप्शन नंबर ए, सितारों पर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा I प्रवाहित होती है। यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए तो प्रवाहित धारा क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं V1, V2 इसको V लिखेंगे, वैसे ही I1 को I लिखें
I2 बराबर पूछ रहा व्हाट R1 मेरा बराबर R दिया हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, क्या बोल रहा R2 4R, R2 बराबर 4R। अब हम लोग जानते हैं, इसको पेज को साफ कर देते हैं। हम लोग जानते हैं I1 R1 बराबर हो जाएगा I2 R2। निकालना है I2 तो बराबर हो जाएगा I1 R1 बटे में हो जाएगा 4R वाला वैल्यू। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा I/4। अब तो कट ही जाएगा ना, तो कितना गुना हो गया। ऑप्शन नंबर ए 1/2 हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी 4I हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी I/4 हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी I रहती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी I/4 हो जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कौन सा कोशिका विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। ऑप्शन नंबर ए अंतःप्रद्रवी जालिका, ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी गोल्गी, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो अंतःप्रद्रवी जालिका यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है दृढ़ ऊतक खालिस्तान से बना है। ऑप्शन नंबर ए सफ़ेद रक्त कोशिकाएं यानी WBC, ऑप्शन नंबर बी निर्जीव कोशिका, ऑप्शन नंबर सी लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी जटिल कोशिका। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दृढ़ ऊतक निर्जीव कोशिका से बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यह कहाँ पे, यह ऊतक पौधों के तने, पत्तियों के सिरों, फलों, बीजों के बीजावरण में पाए जाते हैं। इसको भी ध्यान रखना हम। जिसमें रेशा ज़्यादा होता है उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है किस प्रकार के पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है। ऑप्शन नंबर ए बीजांड द्वारा जनन, ऑप्शन नंबर बी पुनर्जनन, ऑप्शन नंबर सी लैंगिक, ऑप्शन नंबर डी मुकुलन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, किसमें ज़्यादा अधिक विविधता आएगी, तो ऑप्शन नंबर सी लैंगिक में अधिक विविधता आएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ये युग्मनज के निर्माण में क्या करते हैं, भाग लेते हैं और अलग अलग मतलब अलग अलग संतति, इसमें अलग अलग संतति प्राप्त होती है। इसीलिए लैंगिक क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है 5 जगत प्राणी प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार खालिस्तान होता है। ऑप्शन नंबर ए पोषण, ऑप्शन नंबर बी श्वसन, ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी संचलन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोषण इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि और ये 5 जगत का जो वर्गीकरण का आधार दिया किसने था, तो R.H. व्हिटेकर ने कब दिया था, तो 1969 में 5 जगत का वर्गीकरण किया था। उसके आधार पे इन्होंने क्या किया था, 5 जगत का नाम क्या रखा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया, सही से 5 जगत बांटे थे उनके पोषण के आधार पर, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है खालिस्तान वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए पक्षी, ऑप्शन नंबर बी सरीसृप, ऑप्शन नंबर सी उभयचर, ऑप्शन नंबर डी मत्स्य। तो किस में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, पक्षी के अंतर्गत क्या होता है,
मतलब कि रक्त गर्म होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है? ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिका, ऑप्शन नंबर बी रक्त प्लेटलेट्स में, ऑप्शन नंबर सी श्वेत रक्त कणिकाओं में, ऑप्शन नंबर डी रक्त प्लाज्मा में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कणिका इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान खाली स्थान में होता है। ऑप्शन नंबर ए श्वासनिका, जिसको हम लोग ब्रोंकियोली बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी ब्रोंकोई, ऑप्शन नंबर सी कुपिका, जिसको एल्वियोली बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी ट्रैकिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर गैसों का विनिमय बोला जाए हमेशा कुपिका होगा, यानी कि एल्वोलोई इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है नेफ्रॉन संबंध है। ऑप्शन नंबर ए श्वसन तंत्र से, ऑप्शन नंबर बी स्नायु तंत्र से, ऑप्शन नंबर सी संचारी तंत्र से, ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन तंत्र से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है एक कंडरा, जिसको हम लोग टेंडन कहते हैं, किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए केवल कोलेजन फाइबर, ऑप्शन नंबर बी स्थिर संयोजी उत्तक फाइबर, ऑप्शन नंबर सी स्थिर संयोजी उत्तक फाइबर, ऑप्शन नंबर डी स्थिर और अस्थिर संयोजी उत्तक फाइबर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल क्या हो जाएगा, कोलेजन फाइबर में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है एवोगाद्रो संख्या का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन नंबर बी किसी तत्व के एक मोल पदार्थ में परमाणुओं की संख्या, ऑप्शन नंबर सी किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग, ऑप्शन नंबर डी 1 ग्राम सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, यानी किसी तत्व के एक मूल पदार्थ में परमाणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है, एवोगाद्रो संख्या कहलाती है। एवोगाद्रो संख्या को मतलब एक मूल पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या अगर देखा जाए तो कितना होता है, तो 6.022 × 10⁻23 होता है। इसको Na से हम लोग क्या करते हैं, Na यानी एवोगाद्रो संख्या लिखने के लिए Na से सूचित करते हैं, दिखाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी कुछ नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कुछ नहीं इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि इसमें अगर देखा जाएगा तो इसमें ए और जेड यानी परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों एक होता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या 1 - 1 0। तो इसका यही जवाब हो जाएगा, यानी कि कुछ नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगर बोला जाएगा तो हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो 1766 में यानी 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इसको बस ध्यान रख लेना, ये टर्म हेनरी कैवेंडिश। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। टूथपेस्ट प्रकृति में सामान्यतः खाली स्थान होता है। ऑप्शन नंबर ए अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी उदासीन, ऑप्शन नंबर सी
क्षारीय, ऑप्शन नंबर डी हानिकारक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? यानी कि टूथपेस्ट का अगर देखा जाए तो टूथपेस्ट प्रकृति में क्या होती है? क्षारीय होती है, क्योंकि हमारे मुंह में क्या होता है, कुछ अम्ल पाए जाते हैं और ये क्षार अम्ल क्षार से मिल करके क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है, डेबोनियर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने कितने तत्वों को की कुछ समूह की पहचान की? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 3। तो डोबेनियर के द्वारा त्रिक वाला यानी तीन समान गुणधर्म वाले तत्वों को क्या किया लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन Z=14 को खाली स्थान के बीच में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बेरियम एंड कार्बन, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम एंड फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सी बेरियम और नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम और सिलिकॉन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच रखा गया है, क्योंकि सिलिकॉन का कितना होता है हम लोग जानते हैं, परमाणु संख्या 14 होता है। एल्युमिनियम का कितना होता है? 13 होता है। फास्फोरस का कितना होता है? 15 होता है। ये सल्फर है। अब हम लोग क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले में रखे जाने पर खाली स्थान के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी फास्फोरस। तो सोडियम एक क्या है? अभिक्रियाशील धातु होती है जो खुले में रखने पर ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाती है? आग पकड़ लेती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। और ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है? तो यहाँ पे बता देते हैं। ये है मेरा सोडियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? Na2O। यहाँ पे देखा जाए इसको बैलेंस कर लिए, बस हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन 25 पे आते हैं। 25 में कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी आघातवर्ध्यता सबसे अधिक होती है यानी अधिकतम होती है? ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी पारा, ऑप्शन नंबर सी लिथियम, ऑप्शन नंबर डी टाइटेनियम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सोना इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। आई होप कि आप लोग को क्लास पसंद आ रहा हो। अगर क्लास पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए।